हेलो एंड वेलकम बैक टू डब्लूम क्लासेस। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ नेशनल इनकम। सो जब भी नेशनल इनकम कोई भी नया स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो देखने में वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट इट इज़ एक्चुअली द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एग्जैक्टली इज़ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम को हम वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो नेशनल इनकम अगर हम इसकी टर्म से समझेंगे तो भी इसका मतलब अच्छे से समझ आ जाता है हमें। पूरे के पूरे नेशन की इनकम। सिंस हम यहाँ पे पूरे नेशन की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, विल इट बी अ माइक्रो और मैक्रो कॉन्सेप्ट। अगर आप अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस पोस्ट किए हैं वो सारी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आई एम श्योर कि बहुत आसानी से बेसिक टू बेसिक स्टूडेंट जो होगा वो भी बता देगा कि नेशनल इनकम इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक। ठीक है, तो इसलिए नेशनल इनकम क्या है, पूरे के पूरे कंट्री की जितनी टोटल इनकम है वो हमें बताती है नेशनल इनकम। ये हो गया रॉ वर्ड्स में। ठीक है, तो बेसिकली नेशनल इनकम का काम क्या होता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम? सो नेशनल इनकम का पर्पस क्या रहता है कि ये इस एक टूल है बेसिकली, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि हमारी इकॉनमी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो पूरे साल में कैसी रही है। बिकॉज नेशनल इनकम जो है ये एक फिनेंशियल ईयर का मेजर किया जाता है। तो जब हम देखते हैं कि इस साल हमारे कंट्री का नेशनल इनकम कितना रहा है, देन इट कैन टेल अस कि कितनी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी कंट्री में हुई हैं, कितना प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ है। सो लाइक दैट ये क्या कर सकता है, असेस कर सकता है कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को। I'm suffering from some cold issues, तो उसकी वजह से my voice is compromised today. I hope I am clear and audible to you. So now what is the definition of national income? National income. What does it refer to? देखो, पहले तो नेशनल इनकम में हम मेजर क्या करते हैं? फर्स्ट चीज़ मॉनिटरी वैल्यू मेजर करते हैं हम। ठीक है, मॉनिटरी वैल्यू मेजर करते हैं। नाउ मॉनिटरी वैल्यू किस चीज़ की मेजर करते हैं हम? ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम में हम सारे जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं जो कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, व्हाट कंट्रीज रेजिडेंट। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है मॉनिटरी वैल्यू। मॉनिटरी वैल्यू किसकी? गुड्स की भी और सर्विसेज की भी। ठीक है, ये डेफिनेशन में आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले नेशनल इनकम रेफर्स टू मॉनिटरी वैल्यू। नंबर वन आ गया मॉनिटरी वैल्यू। सेकेंड ऑफ व्हाट? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स। थर्ड चीज़ क्या आ गई हमारी? रेजिडेंट्स की जो भी गुड्स और सर्विसेज हमारे रेजिडेंट्स जो हैं, कंट्री के रेजिडेंट्स जो हैं, वो प्रोड्यूस करेंगे, उनकी मॉनिटरी वैल्यू। अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ विद इन अ specified period. What is this specified period? This is the financial year we are talking about. Within a specified period. तो अब आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से बता सकते हो कि नेशनल इनकम रेफर्स टू मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by the residents within one financial year or within a specified period. So I hope definition में आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जब भी हम नेशनल इनकम को कंपेयर करते हैं, मान लो एनआई हमारा 2025 का क्या था और एनआई हमारा 2024 का क्या रहा है, तो जब भी हम एनालाइज करते हैं हमें पता चल जाता है कि लास्ट ईयर के विद रिस्पेक्ट हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है, या हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है क्या वो इंक्रीज़ हुई है, क्या हमने ज़्यादा इनकम जनरेट की है या कम इनकम जनरेट की है। ठीक है, इनकम जनरेशन का पता चलता है, फिर उसके बाद प्रोडक्टिव कैपेसिटी का पता चलता है। सो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स कौन होते हैं? बेसिकली दीज आर द ब्यूरोक्रेट्स।
and the government economists they also use, ताकि वो फेवरेबल जो है पॉलिसीज़ दे सकें, सजेशंस दे सकें कि अगर कोई प्रॉब्लम है इकोनॉमी में तो उसको किस तरीके से करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और एनालिस्ट्स जो फोरकास्ट देते रहते हैं ना, सो ऑल दीज पीपल दे रिलाई ऑन द डाटा ऑफ नेशनल इनकम, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बना सकें। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ऑन व्हाट? इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ऑन बजटिंग, है ना। साल के स्टार्टिंग में देयर इज़ दिस बजटिंग सेशन जहाँ पे पूरे साल का एनुअल बजट बनाया जाता है। देन प्लानिंग जो अभी स्टार्ट होने वाला है, फेब से शुरू होता है, वो पहले जो है वो मार्च से होता था। नाउ द प्रोसेस इटसेल्फ स्टार्ट्स फ्रॉम फेब। बजटिंग, प्लानिंग, देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस तरीके के लेने हैं, ठीक है। अगर कहीं पे कोई लूप होल है तो उसको करेक्ट किस तरीके से करना है। सो दिस डाटा इज़ यूज्ड फॉर ऑल दिस ब्यूटीफुल पर्पसेस। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, इंटरनेशनल लेवल, देन जो IMF और वर्ल्ड बैंक है वो भी कंट्रीज़ के इस डाटा को देखती हैं टू मेक सर्टेन डिसीजंस, अपनी कई सारी रिपोर्ट्स बनाने के लिए। और एक जो इनइक्वालिटी का कंपैरिजन है, इनइक्वालिटी का कंपैरिजन जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, वो बताया जा सकता है। वाई? बिकॉज नेशनल इनकम से हम पर कैपिटा इनकम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम इज़ कि पर हेड जो है नेशन में, पर हेड जो है उसकी एवरेज इनकम क्या रह रही है। तो एवरेज इनकम हम किस तरह निकालते हैं? मान लो इफ़ एक्स 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 इज़ द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री एंड एक्स 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 इज़ द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, तो फिर उसका मान लो यहाँ पे कितना बचेगा? एक्स एक्स वुड बी द पर कैपिटा इनकम। एक पर हेड की यहाँ पे कितनी पर कैपिटा इनकम आएगी? एक्स एक्स, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ सिंपली एन एवरेज। मैंने थोड़ा सा वैसे कर दिया है, वेट अगर हम कर ही रहे हैं तो वी शुड डू इट इन अ प्रॉपर वे। 1 2 3 4 5, सो इस साइड से हमेशा क्रॉस किया जाता है। सो PCI वुड बी एक्स एक्स, ठीक है। अब हम नेशनल इनकम के कुछ एक कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं। नेशनल इनकम कॉम्पोनेंट्स, अगर आपको ये समझ आ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से इनफैक्ट कैलकुलेट भी कर लोगे किसी भी पॉइंट पे नेशनल इनकम कंपोनेंट्स। सो नेशनल इनकम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले इनफैक्ट 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ कंजम्पशन। कंजम्पशन जो हाउस होल्ड कंजम्पशन होता है, इट इज़ नोन एज हाउस होल्ड कंजम्पशन। हाउस होल्ड कंजम्पशन पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए जो हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं वो। देन देयर इज़ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ बाय इन्वेस्टमेंट वी मीन कि जो भी कैपिटल फॉर्मेशन हम कंट्री में कर रहे हैं, ठीक है, नए एसेट्स बना रहे हैं जो भी फ्यूचर में हमें और इनकम जनरेशन करवा के देंगे। जैसे बिजनेस एक्सपेंडिचर हो गए किसी मशीनरी पे, टूल्स पे, कोई बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है, इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन हो रहा है। अभी प्रोडक्शन तो हो गई है लेकिन इट हैज़ नॉट कम इनटू सप्लाई क्योंकि उसकी सेल अभी नहीं कर रहे। दे आर कीपिंग इट फॉर द फ्यूचर सेल, ठीक है, स्टॉक बना के रख रहे हैं। दैट इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो ऑल दोज थिंग्स कम अंडर इन्वेस्टमेंट। देन देयर इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। वी ऑल नो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ अ मेजर कंपोनेंट। गवर्नमेंट हर साल बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, रोड्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, नेशनल प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग is also one of the most important component of national income, ठीक है। So most of it is on public goods and
सर्विसेज। लेकिन कुछ जो होता है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जाती है जो सैलरीज देती है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गया, या फिर वी नो कि सर्टन वेलफेयर प्रोग्राम्स आर देयर, स्कीम्स हर साल निकलती है, दोज आर फॉर गर्ल चाइल्ड और ओल्ड एज पीपल, ठीक है, या फिर देयर मतलब डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स आर देयर, ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम्स। देन देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सब्सिडीज ऑल्सो, सब्सिडीज़ जैसे फर्टिलाइज़र्स में सब्सिडीज़ देखने को मिलती हैं, फूड ग्रेन्स में सब्सिडीज़ देखने को मिलती है। सो ऑल दोज थिंग कम अंडर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देन देयर इज नेट एक्सपोर्ट। अब देखो, एक तो हो गया सिंपल एक्सपोर्ट। नाउ द थिंग इज व्हाई डू वी टेक नेट एक्सपोर्ट? सो नेट एक्सपोर्ट इज बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। देखो, जब भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी और कंट्री का गुड, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सो व्हाट डज दैट मीन? इंपोर्ट का क्या मतलब हुआ कि किसी और कंट्री ने कुछ गुड एंड सर्विस बनाया, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस उनका हुआ और उन्होंने हमारे कंट्री में उसको सेल कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया हमारे कंट्री में। अब हम इनको क्या देंगे? पेमेंट देंगे, और ये पेमेंट वापस कहाँ जाएगी? फॉरेन कंट्री में जाएगी। इसलिए इसकी मॉनेटरी वैल्यू हम तो ऐड नहीं कर सकते अपनी नेशनल इनकम में, राइट? इसलिए हम जो ऐड करते हैं दैट इज़ ओनली एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट इज समथिंग विच वी आर गिविंग अवे टू द अदर कंट्रीज। तो हम एक्सपोर्ट में से जब इंपोर्ट निकाल देते हैं, ठीक है, जो हमने इंपोर्ट किया है उसको आप निकाल दो, फिर जो रेस्ट बचता है दैट इज़ नेट एक्सपोर्ट। सो नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर तो हमारा नेट एक्सपोर्ट जो है ये पॉजिटिव होता है, अगर ये पॉजिटिव किस शर्त पे होगा? जब हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया होगा और इंपोर्ट कम किया होगा, ठीक है, एक्सपोर्ट इज हायर, उस केस में ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होगा उस केस में ये नेगेटिव होगा हमारा व्हाट? नेट एक्सपोर्ट्स, इट वुड बी नेगेटिव अगर इंपोर्ट्स हायर है। इसीलिए अगर हमारा नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव में है तो सिंपल सी बात है, नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है तो हमारा नेशनल इनकम में एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट कम है, तो हमें नेशनल इनकम जो ऑलरेडी हमारी नेशनल इनकम थी वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच वी आर पार्ट ऑफ आर इनकम, जो हमने जो है कमाया था, जो हमारे कंट्री के लोगों ने पैसे कमाए थे, दिस वी हैव गिवन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए हम ये फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। So these were all the components of national income. Now there are certain other concepts also which are very important. Those are GDP, NDP, GNP and NNP. ये चार कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद जो पोर्शन होगा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई एज्यूम जो आपको आएंगे वो इसी सब पोर्शन से आएंगे, इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन और ऑल्सो देयर, वो हम एक सेपरेट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स के बाहर आई एम नॉट ऑफ द थॉट कि आपको क्वेश्चन जो है और ज़्यादा पूछे भी जा सकते हैं। स्टिल आई सी इफ़ देयर इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट या MCQs अगर मुझे मिलेंगे, सो आई विल ब्रिंग दोज MCQs, उससे प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो जाएगी। So what is GDP? First of all, GDP is the gross domestic product. अब देखो, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, व्हाट इज़ इट? ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स अगेन टोटल मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है
ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या शर्त रहती है कि हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज में रिप्रेजेंट्स टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज within a country's geographical boundaries। देखो ध्यान से सुनना ये वाला पोर्शन, बिकॉज यहाँ से कई दफ़ा क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। सो अगेन लेट मी रिपीट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज जोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? जोग्राफिकल बाउंड्रीज की। इसका मतलब वो सारी प्रोडक्शन जो हमारे वो लोग जो बाहर की कंट्रीज़ में जाकर कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे काउंट बिल्कुल भी नहीं होने वाली, या वो सब इनकम जो वो वहाँ पे अर्न कर रहे हैं वो सारी इनकम यहाँ पे काउंट नहीं होने वाली है। ऑन द अदर हैंड जो बाहर के लोग आकर, दूसरी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे इंडिया में आकर काम कर रहे हैं और वो इनकम जनरेट कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट हो रही है उनकी, दैट विल बी काउंटेड। वाई? बिकॉज वो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज में है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे जो एम्बेसीज होती हैं, बेसिकली जो भी एम्बेसीज, ठीक है, ये एम्बेसीज क्या होती हैं? जैसे मान लो इंडिया का जिन जिन कंट्रीज़ के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है, सो दे विल हैव देयर एम्बेसीज इन इंडिया। तो यहाँ पे यूएसए की एम्बेसी है, यूके की एम्बेसी है, ठीक है, डिफरेंट सारी कंट्रीज़ की एम्बेसी जिनके साथ भी हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है उनकी एम्बेसीज यहाँ पे होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन फैक्ट आई थिंक ऑल ऑफ देम मस्ट बी इन न्यू दिल्ली, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो जब भी किसी कंट्री की एम्बेसी किसी और नेशन में से, यूएसए की जो एम्बेसी है इंडिया में, तो वो एम्बेसी हमारा जोग्राफिकल पोर्शन नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग दैट अगेन। मान लो यूएसए की एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में यूएसए की एम्बेसी है। सो दिस एम्बेसी इज़ नॉट पार्ट ऑफ द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। हालांकि न्यू दिल्ली इंडिया का पार्ट है, लेकिन न्यू दिल्ली में जो यूएसए की एम्बेसी है वो किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। उसी तरीके से सारी कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज हैं वो हमारा पार्ट नहीं होगा, और वो पार्ट किसका होगा? उन फॉरेन कंट्रीज़ का। अब सिंस वो हमारे जोग्राफिकल रीजन में नहीं आती है, तो ये जो एम्बेसीज होंगी ये हमारी जीडीपी का पार्ट नहीं होंगी। ये किसकी जीडीपी का पार्ट होंगी? जिस भी कंट्री की एम्बेसी है उसकी जीडीपी का पार्ट होंगी। सो आई होप आई मेड दिस क्लियर कि जीडीपी क्या है? हमारे जो जोग्राफिकल एरिया में जो भी प्रोडक्शन हो रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो किन लोगों के द्वारा की जा रही है, मतलब किन लोग उनको कर रहे हैं, फॉरेन के लोग आके यहाँ पे कर रहे हैं या फिर हमारे अपने लोग कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर। एज लॉन्ग एज वो हमारे जोग्राफिकल रीजन में हो रहा है तो वो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट ही रहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद हम देख लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP। NDP is net domestic product। जब हम ग्रॉस से नेट में कभी भी चेंज करते हैं, ठीक है, वो किसी भी मेजर को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का जो है वो डिफरेंस आता है, दैट इज डेप्रिसिएशन। अब पहले समझने की बात यह है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। जनरली डेप्रिसिएशन इज द वियर एंड टियर, ठीक है। जैसे मान लो
आप अगर कोई मशीन नई लेकर आ रहे हैं घर में, लेट्स से इफ वी आर बाइंग एन ओवन एट होम, हमारे घर पे वो ओवन पड़ा है, 5 साल के बाद भी वो ओवन उतना ही अच्छे से काम कर रहा है, लेट्स से कि जितना वो 100% एफिशिएंसी है उसकी अभी भी, जितनी उसकी जब आपने फर्स्ट टाइम बाय किया था उतनी है। लेकिन अगर आप देखो कि उसकी मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू डेफिनेटली उसकी क्या हो गई होगी, रिड्यूस होगी। अगर वो आपने 10,000 का लिया था आज से 5 साल पहले, तो अब इन्फ्लेशन बढ़ गई, उसका प्राइस ज़्यादा होने के बदले वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसकी मार्केट वैल्यू आपको 4K या 5K से ज़्यादा नहीं मिलेगी। वाई इज़ इट सो? क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि यूजेज में वियर एंड टेयर तो होता ही है, कुछ गंदा हुआ होगा, कुछ देर आपने यूज़ किया है तो उसकी जो कॉइल्स हैं वो भी, उनकी भी हो सकता है कि जो लाइफ है वो थोड़ी कम रह गई होगी। सो लाइक दैट वहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाता है। इन द सेम वे जब भी किसी की सैलरी आती है, राइट, लेट्स से किसी की सैलरी जो है वो टोटल जो है वो कितनी है, 90,000 है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम वो क्या है, ग्रॉस सैलरी है। लेकिन क्या वो 90 की 90,000 उस इंडिविजुअल के पास रहेगी? मतलब मंथली अगर इनकम है किसी की 90,000, ठीक है, 90,000 इज व्हाट दैट पर्सन इज एक्चुअली अर्निंग, और उसको हम बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। लेकिन अब हमें पता है कि हर इंडिविजुअल की इनकम में से कुछ डिडक्शंस होती हैं, जैसे डिडक्शन होंगी टैक्सेस के लिए, ठीक है, टैक्सेशन में कटेगा, फिर उसके बाद एनपीएस में कटेगा। अगर किसी ने एकोमोडेशन ले रखी है, गवर्नमेंट एकोमोडेशन, तो उसका जो हाउसिंग रेंट अलोवेंस है वो कटेगा। सो आफ्टर दैट लेट्स से 75K किसी का जो है वो बच रहा है, सो दिस वुड बी नेट सैलरी, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि नेट इतना आ रहा है और ग्रॉस इतना आ रहा है। यू मस्ट हैव हर्ड पीपल सेइंग, मे बी आपके पेरेंट्स या मे बी योरसेल्फ, अगर आप हो कि मेरी नेट सैलरी इतनी है और ग्रॉस सैलरी इतनी है। ग्रॉस सैलरी हम बताते हैं कि ओवरऑल कितनी है, लेकिन जब हम नेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या क्या रिड्यूस हुआ है। उसी तरीके से इन द सेम वे द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सो जब हम अपनी जीडीपी में से जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, हम डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं, डेप्रिसिएशन को हम डिडक्ट करते हैं, दैट मीन्स जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन गिव्स अस एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत है इस कॉन्सेप्ट में। ग्रॉस से नेट में आने के लिए खाली डेप्रिसिएशन जो है वो डिडक्ट होता है, एंड डेप्रिसिएशन आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टर्म विच वी नीड टू स्टडी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा था, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन सिंपल टर्म्स अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है। देखो, जब हमने जीडीपी पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि हमारी जो जोग्राफिकल एरिया में प्रोडक्शन हो रही है वो हमारी बनाएगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि जो हमारे नेशन के जो इंडिविजुअल्स, जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, ठीक है, जब हम सिटीजन्स के थ्रू जो प्रोडक्शन है उनकी और जो उनकी इनकम है वो कैलकुलेट करेंगे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो कौन सी प्लेस पे हुई है। इट कैन बी अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, इट कैन बी देयर ओन कंट्री। तो वो पार्ट किसका बनेगा? हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। एम आई क्लियर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि प्रोडक्शन कौन सी प्लेस पे हो रही है। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमें क्या याद रखना है कि प्रोडक्शन कौन इंसान कर रहा है, इंडिविजुअल, ठीक है। सो बेसिकली जीएनपी में हम क्या करते हैं? जीएनपी में हम
GDP प्लस NFIA जो है उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो जब हम GDP में NFIA इंक्लूड करेंगे तो वो हमें GNP दे देगी। नाउ व्हाट इज दिस NFIA? NFIA इज नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगेन मैंने आपको ये पहले ही समझा दिया था कि ये जो नेट का कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है। सो बेसिकली हमें पता है कि अब मान लो देर आर 2 कंट्रीज, से 1 कंट्री इज इंडिया एंड 1 कंट्री इज USA, ठीक है। तो अब इंडिया के कई सारे नेशनल जो हैं वो जाके काम कर रहे होंगे USA में भी, ठीक है, और USA के कई सारे नेशनल्स इंडिया में भी उनकी कंपनीज होंगी या फिर दे माइट हैव कम हेयर फॉर सर्टेन अदर रीजंस, तो उनकी वजह से भी जो भी इनकम जो है यहाँ पे आ रही है। तो जब हम नेट कैलकुलेट करते हैं हम देखते हैं कि कितना पैसा जो है वो हमारी कंट्री से जा रहा है, मतलब प्रोडक्शन तो इंडिया में हो रही है, इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्शन कौन कर रहे हैं? USA के सिटीजन्स कर रहे हैं क्योंकि ये कंपनी उनकी है। तो ये जो इससे इनकम जनरेट होगी, इनकम जो जनरेट होगी वो कहाँ जाएगी? USA में जाएगी ना, बिकॉज ये प्रॉफिट जो है वो किसका होगा? USA के जो सिटीजन है उनका होगा। सो ये इनकम जो हम बाहर, प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है लेकिन उसका प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? बाहर के नेशन में जा रहा है। ऑन द अदर हैंड जो इंडिया के सिटीजन्स किसी बाहर की कंट्री में काम कर रहे हैं, नाउ उनकी वो कुछ उनके यूनिट्स हैं या फिर दे आर गोइंग इन अर्निंग देयर बाय बीइंग एन एम्प्लॉय, तो उनको जो इनकम मिल रही है, सो द पार्ट ऑफ इनकम जो वो इंडिया में सेंड कर रहे हैं, ठीक है, इनकम का पार्ट जो वो इंडिया में सेंड कर रहे हैं वो कितना है? तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली हम इसीलिए ऐड नहीं करते क्योंकि हमारी कंट्री से भी कुछ पैसा बाहर जा रहा है। अगेन अगर ये पॉजिटिव में होगा तो हमें उसका बेनिफिट रहेगा, अगर ये पॉजिटिव में है दैट मीन्स कि हम हमारे जो नेशनल हैं, इंडियन नेशनल से, वो बाहर की कंट्रीज से ज़्यादा पैसा लेकर आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी कंट्री से बाहर के लोग अर्न करके ले जा रहे हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज सिंपली GDP plus net foreign income from abroad. Now again जब आप GNP से डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? नाउ ये आपको खुद सोचना है। हमने देखा था कि हम जब GDP से डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो वो क्या बन रहा है? NDP। तो यहाँ पे जब हम GNP में से डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो ये ग्रॉस की जगह यहाँ पे नेट बन जाएगा। इट विल गिव अस नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये है हमारी नेशनल इनकम। नाउ नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है ये एक तो फैक्टर कॉस्ट पे मेजर किया जाता है और एक मार्केट प्राइस पे मेजर किया जाता है। इसीलिए हम NNP देखते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट एंड NNP एट मार्केट प्राइस। नाउ दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों? ये मैं आपको अभी बताती हूँ। सी, जो हमारा NNP एट FC हम मेजर करते हैं, इसका क्या मतलब है? ये रिप्रेजेंट करता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने क्या इनकम अर्न की है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? दे आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं और यहाँ पे सब्सिडीज़ इंक्लूड होती हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ मिली है उनको, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडीज़ मिली होगी किनको? जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके अकाउंट में जो सब्सिडीज़ गई हैं उसकी वजह से उनकी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाती है, उनका पैसा बच जाता है। इसलिए हम यहाँ पे सब्सिडीज़ को इंक्लूड करते हैं, सब्सिडीज़ को मिला के वो उनका क्या है, कहीं ना कहीं उनका वहाँ पे मनी जो है वो
सेव हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन पे कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कंज्यूमर्स पे करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करते हैं। अच्छा, एक और तरीके से, और आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मार्केट प्राइस वो है जो फाइनल कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और सब्सिडीज़ क्या हो जाती हैं, यहाँ पे डिडक्ट हो जाती हैं, क्योंकि सब्सिडीज़ का बेनिफिट यहाँ पे मार्केट प्राइस में नहीं मिलता है। ऑन द अदर हैंड फैक्टर कॉस्ट पे जब हम होते हैं तो फैक्टर कॉस्ट पे सब्सिडीज़ का बेनिफिट इनको मिलता है, लेकिन नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर NNP एट मार्केट प्राइस, MP includes indirect taxes and excludes subsidies, and it reflects फाइनल प्राइस जो कंज्यूमर पे कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, वो एक्सक्लूड करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है, और इंक्लूड करता है सब्सिडीज को, और ये बताता है व्हाट इज द इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयरफॉर अगर NNP-MP आपके पास है तो जब आप उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सो जब आप ये पोर्शन उसमें से निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा NNP एट FC, ठीक है। सो NNP-MP में से जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट कर दोगे तो जो आपको उसके बाद वैल्यू मिलेगी वो होगी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की। प्रीवियसली इंडिया में जो नेशनल इनकम है वो NNP एट MP कैलकुलेट करते थे, बट कुछ सालों से हम NNP एट FC पे कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम Y को। वाई इज़ इट सो? बिकॉज जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करते हैं सो इट गिव्स अस द ट्रूएस्ट वैल्यू। ये हमें बताता है कि एक्चुअली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो दूसरा एक तो ये हो गया कि ये हमें ज़्यादा एक जो है एक्यूरेट वैल्यू देती है, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू देता है। द सेकेंड थिंग इज़ कि सिंस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है उनको मीट करने के लिए भी हमने MP से FC पे शिफ्ट किया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो डेवलप्ड नेशंस हैं दे वर ऑलरेडी डूइंग एट NNP एट FC, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। अनदर थिंग इज़ दैट जब हम NNP एट FC पे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो बाकी ABC डिस्टॉर्शंस होती है ना इनकम कैलकुलेट करने में, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिमूव हो जाती हैं। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको कुछ ना कुछ जो बेसिक है वो समझ आ गया होगा। इसके साथ अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं काफ़ी सारे MCQs जो है वो
इसके बेसिस पे ले आऊँगी। जब आप वो MCQs जो हैं उनको आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया होगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना और डेप्थ में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, हमारे चैनल में ऑलरेडी इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में नेशनल इनकम पे डिटेल वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो भी जाके देख सकते हो। ये वाला जो वीडियो था ये मैंने बहुत जो बेसिक से बेसिक मतलब आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना वो देने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अगर आप एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो ये आपके लिए भी है, और अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए भी है। बट अगर कोई ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखी है तो मे भी उसको लगेगा कि शायद ये मेरे लेवल से थोड़ा सा नीचे है। सो थैंक यू सो मच।